हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों के कंफ्यूजन रहता है भाई कि सर रिवीजन अगर करना है तो किस ऑर्डर में रिवीजन करना चाहिए, या फिर कुछ बच्चों का अगर प्रिपरेशन अभी कंफर्टेबली एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंचा है तो किस ऑर्डर में किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए ताकि हम लोग कम एफर्ट से ज़्यादा मार्क्स वहाँ से निकाल पाएँ। भाई देखो, एक बात क्लियर है, हम लोग के सिलेबस में ना हम लोग 4 ब्लॉक्स में पूरे सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज easy important topic. Number 2 is important but difficult topic. Number 3 is non-important easy topic and number 4 non-important difficult topic. ऐसे 4 डिवीजन कर सकते हैं, मतलब हम लोग बैठ के चाहें तो कर सकते हैं। अभी डिफिकल्ट वाले मतलब क्या हो गए भाई? डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा, और कुछ नहीं। डिफिकल्ट मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। ऐसे कोई डिफिकल्ट को कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो ईजी वाले मतलब कम टाइम लगेंगे भाई, और क्वेश्चन काफ़ी सरफेस लेवल पे होंगे, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हो, उसको इजी लेते हैं। डिफिकल्ट मतलब थोड़ा कोर जाना पड़ेगा, ज़्यादा कंसेप्चुअल समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना? हम लोग क्यों ना अपने एक स्ट्रेटेजाइज्ड वे में इस ऑर्डर में अपना रिवीजन स्टार्ट करें जिसमें ईजी टॉपिक को अपने पहले कर लें, जहाँ से अपने मार्क्स कन्फर्म में सिक्योर कर लें, और फिर बाद में जो डिफिकल्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको करें। ये दैट कैन बी वन ऑफ द वे। ठीक है, हम लोग 4 ब्लॉक्स तो नहीं बनाएंगे, बट एक मेरे हिसाब से जो हम लोग, मेरे को लगता है जो हम लोग को एक अप्रोच लेना चाहिए उस पर हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। और इसका बेस रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि वेटेज कैसा है हर चैप्टर का जेई में। हम लोग जेई का लेकर बात कर रहे हैं, नीट का नंबर्स यहाँ पर नहीं लिखे हैं, पर ऑब्वियसली जो बेसिक्स रहेगा वो जेई और नीट का कुछ हद तक सेम ही रहने वाला है। ठीक है, एक बात ज़रूर याद रखो भाई, जिनका फिजिक्स अभी कमज़ोर है या फिर लगता है कि प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है, सबसे पहला भाई सेल्फ स्टडी आवर्स को देखो अपने। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हो कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला भाई। अपने टाइम मैनेजमेंट में जो भी अपने 8-9 घंटे की पढ़ाई को प्लान कर रहे हो, 12 घंटे के टाइम को प्लान कर रहे हो, एग्जांपल ले सकता है अगर कोई 9 घंटे के टाइम आज प्लान करके पढ़ रहा है, से नीट का एक बच्चा है, तो वो क्या कर सकता है भाई, 4 घंटा बायो को दे देता है, फिजिक्स 2.5 घंटा, केमिस्ट्री 2.5 घंटा, है ना? जो 4 घंटा बायो करता है तो क्या करता है भाई, 2 घंटा बायोलॉजी थियोरी पढ़ता है, 2 घंटे उस पर MCQ सॉल्व करता है। यही होता है एक बेसिक सा। 2.5 घंटे की जो बात है फिजिक्स की और 2.5 घंटे की जो बात है केमिस्ट्री की, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम तक अपने रिवीजन किए नोट्स का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लिए, फिजिक्स के लिए भी ऐसे, केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे। अब ये अगर हर दिन करते हो और चैप्टर बाई चैप्टर लेके चलते कि भाई शॉर्ट टर्म प्लान में आज कौन सा चैप्टर करना है, तो इससे क्या होगा, हम लोग की प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहेगी लगातार, है कि नहीं? तो अपने प्लानिंग में क्लियर कर लो कि एक दिन पहले ही अगले दिन क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं वो क्लियर हो जाए, और एक लॉन्ग टर्म प्लान बना लो कितने चैप्टर्स करने हैं। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एक मैनेजमेंट देख ले रहे हैं, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भाई अपने एंड पर हर दिन करते रहना। ठीक है, शुरुआत करने के पहले हर एक स्टूडेंट का अपना एक प्रिपरेशन लेवल होगा। ठीक है भाई, तो भाई अब भाई तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल क्या है ना, ये देखकर अपने एक रूटीन या शेड्यूल बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं या जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग अभी रिवीजन स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं चल रही है, तो हम लोग इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। अगेन, जिन बच्चों के कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं, अपने स्ट्रेंथ टॉपिक को हमेशा हायर प्रायोरिटी देना चाहिए। तो रिविजन का स्टार्ट हमेशा अपने स्ट्रेंथ टॉपिक से ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इस ऑर्डर में लिखे हैं जिस ऑर्डर में उन पर क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हायर ऑर्डर, और ये डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, अगेन मॉडर्न फिजिक्स को मैंने ब्लू में रखा है, जिनको ब्लू में रखा है वो इजी टॉपिक है, और ऊपर में मतलब इंपॉर्टेंट है ना, उन पे वेटेज ज्यादा है। तो मॉडर्न फिजिक्स में कम से कम 5 क्वेश्चन का वेटेज आता है। दिख रहा होगा ये 30 क्वेश्चन का एक लिस्ट है। जेई में पहले 30 क्वेश्चन आते थे, अब तो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं इस साल से, जनवरी से, बट पहले के ईयर्स में क्या थे, 30 क्वेश्चन आते थे। तो उसी को लेकर बनाया जा रहा है। सब में एक प्लस माइनस एक होने वाला है मैक्सिमम, जैसे बड़े वाले में हो सकता है कि 5 या 4 क्वेश्चन आ जाए, और कुछ नहीं। मॉडर्न फिजिक्स सबसे सिंपल, सबसे ईजी टॉपिक वो बोला जाता है, क्लास 12 के एंड में आता है, अपने बहुत बढ़िया से पढ़ते भी हैं बोर्ड के हिसाब से भी, और काफ़ी टाइम भी देते हैं। तो मेरे को लगता है मॉडर्न फिजिक्स हमेशा रिवीजन स्टार्ट करने का एक अच्छा तरीका होता है, अच्छा मोटिवेशन मिलता है। हम लोग स्ट्रेट अवे 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे सिक्योर करते हैं। नीट के बच्चों के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस का रहता है ऑप्शन, यहाँ पे 5 से क्या करीबन 7-8 क्वेश्चन तक नीट में जाता है। ठीक, वहाँ पर बाद में बात करते हैं। फिलहाल इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है भाई। सेमीकंडक्टर पर एक क्वेश्चन आता ही है, रेडियो एक्टिविटी, फोटोलिटिक इफेक्ट और बोर मॉडल, सब पर एक क्वेश्चन का चांस रहता है। फोटोलिटिक इफेक्ट और सेमीकंडक्टर पे कंफर्म एक क्वेश्चन रहता है। रेडियो एक्टिविटी वो हाफ लाइफ, उस पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, तो बढ़िया से उसको प्रिपेयर कर लो। टॉपिक बाय टॉपिक, कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होता है ना उसको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर दे दो कि अगर उस पर क्वेश्चन तो स्ट्रेट अवे कर लें। ठीक है ना, तो ये रहा मॉडर्न फिजिक्स, स्टार्ट हुआ अपना रिविजन। हीट एंड थर्मोडी, तो अगर बात कर लें रफली कि सारे चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, थर्मोडी से 3, ऑप्टिक्स से 3, एवरेज का, करंट से 3,
2 भी जाता है कभी कभी। इलेक्ट्रोस्टैट्स मतलब कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज होता है, 2 हो जाता है बिकॉज ऑफ 25 क्वेश्चन हो गए। तो मैग्नेटिज्म में कंफर्म 2 क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जेई के हिसाब से। यूनिट्स, डायमेंशन एंड वेक्टर्स पर 1 क्वेश्चन, यहीं पर एरर भी आता है काइनेमेटिक्स से 1, लॉज ऑफ मोशन से 1, वर्क बाय एनर्जी से 1, सीयूएम इंपल्स एंड मोमेंटम इस पर 1, रोटेशन में 1 से 2 क्वेश्चन तक जाता है कभी कभी, ग्रेविटेशन पर 1, एसटीएम एंड वेव्स पर 1 मतलब 2 क्वेश्चन, फ्लूइड एंड जीपीएम पर 1 और ईएमआई एसी पर 1 क्वेश्चन। टॉपिक पर वापस आते हुए, अब किन टॉपिक को करना चाहिए स्टार्टिंग या किस ऑर्डर में करना चाहिए भाई, ये ब्लू बॉक्स को हम लोग कर सकते हैं। स्टार्ट हमेशा मोनोफेस करना प्रेफर्ड रहेगा। वाईडीएसी ऑप्टिक्स में ना अगर कुछ नहीं कर रहे हो ना, कम से कम वाईडीएसी जरूर कर लो, काफी इंटरेस्टिंग काफी स्कोरिंग टॉपिक होता है ना, 1 क्वेश्चन आने का चांस रहता है ऑप्टिक्स में। थर्मोडी और हीट में ना, थर्मोडी पे ना जेई में ना कभी कभार अच्छे क्वेश्चन आ जाए जहां पे कोर कॉन्सेप्ट लग जा रहा है बहुत बार, या कभी कभार क्वेश्चन में बहुत ट्विस्टिंग हो जा रहा है। तो या तो एक काम करो कि भाई केटीजी और कैलोरीमेटर सेक्शन कर लो और थर्मोडी को अभी के लिए छोड़ दो, बाद में रिवाइज कर लेना। और अगर थर्मोडी किया हुआ है तो ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू इट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ऊपर में आ रहा है मतलब वेटेज ज्यादा है। नीचे जाओ, ऑप्टिक्स अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ तो भाई वाईडीएसी करके भी के लिए छोड़ सकते हो। करंट एक ऐसा टॉपिक है जो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देने का सक्षमता रखता है, कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो करंट है भाई, करंट तो करना ही इज अ मस्ट टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉपिक बड़ा इजी है बट लेंदी होने की वजह से मैंने यहां पे ब्लू बॉक्स नहीं किया, काफी बड़ा टॉपिक है। मेडिकल के बच्चों को तो मैं बोलूंगा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर नहीं किए हो ना अभी तक तो मत ही करो, 1 क्वेश्चन आता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलाकर 1+1 2 क्वेश्चन कम से कम होता है, हायर एंड पर 3 क्वेश्चन जाता है। मैग्नेटिज्म पर 2 क्वेश्चन, थोड़े बड़े टॉपिक है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है तो अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। रिवीजन में यूनिट्स एंड डायमेंशन वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पार, ये 11 के शुरुआती टॉपिक है। इनको करना हमेशा कंपलसरी लिया जाता है, क्यों? क्योंकि ये रिलेटेबल टॉपिक्स है, बिकॉज इन पर बेस करके ना हम लोग को वापस यूसेज अलग अलग चैप्टर्स में मिलने वाला है। तो ध्यान से इन चैप्टर्स को जरूर बढ़िया से करो, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पर एक क्वेश्चन आता है एरर पर, वो कंफर्म आता है, जेई में भी क्वेश्चन आता है, जेई मेंस में भी आता है, नीट पर भी आता है, भाई करना ही है उस पर टॉपिक पर। काइनेमेटिक्स 11 के शुरुआती टॉपिक है तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, उस समय हम लोग बहुत मन से पढ़े हुए होते हैं और इनके एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स और सब जगह पे, तो बढ़िया से करना। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पार, सब पर 1-1 क्वेश्चन का वेटेज है। तो फिर बात किया जाए सीओएम इंपल्स मोमेंटम, इस पर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्टिंग हो सकता है बोल के इसको हम लोग भी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। रोटेशन कुछ नहीं अगर किए हो आज तक, ऐसे रोटेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर नहीं किए हो तो एमओआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पर स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, एक बार इसको देख लो भाई। ग्रेविटेशन, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किए हुए हो तो भाई ग्रेविटेशन भी हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किए हुए हो तो ग्रेविटेशन अभी नहीं करने की जरूरत है, बाद में कर सकते हो। एसटीएम एंड वेव्स में कुछ करो मत करो, डॉपलर इफेक्ट देख लो कम से कम। फ्लूइड एंड जीपीएम अगर नहीं की हो तो कम से कम बर्नौलीज इक्वेशन देख लो, ठीक है। और यहाँ पे जीपीएम में ना बहुत सारे फॉर्मुलाज है, उसको अलग से लिख लो एक जगह, वो देख सकते हो। और यहाँ पे एसी, तो भाई कुल मिलाकर अगर कुछ कर नहीं रहे हो तो कम से कम ब्लू बॉक्स वाले सब कर लो। मोनोफेस पूरा करना है, वाईडीएसी करना है, करंट करना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क बाय एनर्जी, एमओआई, डॉपलर इफेक्ट और एसी काफी सिंपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी 1 क्वेश्चन का वेटेज होता है। इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको करना हम लोग हमेशा भूल जाते हैं अलग से, बट इसको मेरे को लगता है एक स्पेशल केयर देना चाहिए, कम से कम 1 क्वेश्चन का वेटेज होता है इंस्ट्रूमेंट्स पर। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर और डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना, पोटेंशियोमीटर, इन सबको मिलाकर ये एक टॉपिक बनता है, इस पर 1 क्वेश्श्चन का वेटेज होता है। लेंस में डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है ना, उस पर मिलाकर सब मिलाकर 1 क्वेश्चन इस पर जाता है कम से कम। तो अपने इतने टॉपिक्स को ना राइट अवे कम टाइम देकर श्योर शॉर्ट कर सकते हैं, जिससे मार्क्स स्कोर होगा ही। तो अगर गिनती करें तो अगर यहाँ 5 है, 5 3, अगर जेई का बात करें तो 5 और 3 8 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन यहाँ पर, और यहां सब मिला के मान लेते हैं कम से कम 1 क्वेश्चन और या फिर 2 क्वेश्चन और, लेट्स से 13 और 13 लेट्स से और 14। मैंने ये जो 14 ये लोअर एंड पे लिया, लेट्स से 14 क्वेश्चंस भी अगर हम लोग कर लेते हैं भाई तो 56 मार्क्स आउट ऑफ 100 आ जाता है जेई में। नीट के लिए ऑब्वियसली नंबर्स बढ़ जाएंगे खुद ही, नीट के लिए जैसे हम लोग कर लेंगे ना भाई, हम लोग 100 तक पहुंच जाएंगे, हम लोग 100 तक क्रॉस 100 120 क्रॉस करेंगे हम लोग। इस पर बात अलग से नीट के लिए एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे। फिलहाल जेई का अगर बात कर रहे हैं तो 56 मार्क्स लाना जेई में, अगर हम लोग 25 से 30 दिन में ऐसा प्रिपरेशन कर सकते हैं जिनका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो इट्स नॉट बैड एक्चुअली। हम लोग को जेई में टॉप 1 परसेंटाइल में आने के लिए 180 प्लस का स्कोर टारगेट रखना पड़ेगा, टॉप 180 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा भाई टॉप 1 परसेंटाइल में आने के लिए। अब क्या है 180 प्लस मतलब क्या हो गया, अपने को एक स्ट्रैटेजी ले लो कि फिजिक्स से कितना करना है, केमिस्ट्री से कितना करना है, मैथ से कितना करना है। अगर बात करते हैं जेई का तो 180 में 60 मार्क्स
एटलीस्ट मैथ से टारगेट कर लो। 80 मार्क्स केमिस्ट्री से टारगेट करना होता है। केमिस्ट्री में 80 लाना थोड़ा सा ऑब्वियसली 80 लाना पॉसिबल भी है, बस सिली मिस्टेक्स अगर ना की जाए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है ऐसे भी। तो 80 + 60 कितना हो गया? 140। अगर बचे हुए 50 मार्क्स भी फिजिक्स से ले तो 190 पहुंच जाता है। तो मान लो अगर मैथ्स में हम लोग 50 मार्क्स ही लाते हैं, तो केमिस्ट्री अगर हम लोग का स्ट्रॉन्गर एंड पर है तो 80 + 50 + 50 तो 180 वहाँ से भी आ सकता है। अपने हिसाब से ना, तुम्हारे सब्जेक्ट्स का स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने आपको एक लेवल, एक अपना टारगेट दे दो कि भाई फिजिक्स से कितना चाहिए, और हमेशा थोड़ा ऊपर एंड पर एंड कर, मतलब मार्क करो अपने को, तो ऊपर का टारगेट दो। इससे क्या होगा ना, कभी भी ना गलती से भी अगर 2-1 क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए ना तो मार्क्स बहुत नीचे नहीं घटेगा। अगर 180+ आता है ना तो 99 परसेंटाइल मार्क्स आता है। इसका मतलब हम लोग कुछ अच्छे वाले 10,000 के अंदर रैंक में आते हैं, और कुछ अच्छे वाले NITs में जा सकते हैं अच्छे डिपार्टमेंट के साथ। ऑब्वियसली टॉप NITs खत्म हो जाती हैं, बट काफ़ी सारे टॉप 10 में NITs जो होते हैं ना, जैसे दुर्गापुर हो गए और बहुत सारे, वो नीचे जाके खत्म होता है। वो हम लोग वहाँ पर CSE या फिर जो भी डिपार्टमेंट हम लोग को चाहिए फेवरेबल, वो अपने को मिल सकता है। तो अगर अपने 180+ का टारगेट लेके चलते हैं, दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नंबर। अब 180 एक लोअर एंड मार्क्स है। बच्चों जिनका प्रिपरेशन अच्छा है वो 250 तक भी एम कर सकते हो और करो। ये तो वो बात हुई जिनका प्रिपरेशन नहीं था। अगर प्रिपरेशन है तो ऑलवेज एम फॉर दी हायर एंड, ठीक है ना। इस वाले वीडियो में हम लोग यहीं पर अपने इस पूरे डिस्कशन को एंड करते हैं। जिसको और कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, पुट डाउन अ डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। भाई एकदम मोटिवेटेड रहो, जोश में रहो भाई, होना है, बढ़िया से करो, होगा, ठीक है भाई। थैंक यू।